सभी लोगों के डिवाइस में क्लास चल चुकी है, प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। प्लीज कंफर्म कीजिए। सभी लोगों के डिवाइस में क्लास चल चुकी है, क्लियर? ओके दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल के बारे में। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसी का सेनापति, जो कि एक ब्राह्मण था, उसी ने पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल में सबसे पहले वंश शुंग वंश की स्थापना की, जो कि लगभग 184 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक चला। अभी तक मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया, जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। शुंग वंश को ही भारत के इतिहास का सबसे पहला ब्राह्मण वंश या ब्राह्मण डायनेस्टी कहा जाता है। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग नामक शासक के द्वारा की गई थी, जिसके बारे में ज्यादातर जानकारी हमें अयोध्या इंस्क्रिप्शन या अयोध्या अभिलेख से मिली है। इसी का एक राज्यपाल हुआ करता था जिसका नाम धनदेव था, उसी से संबंधित है ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन या अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग को ही भारत में बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है, क्योंकि लगभग अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों का या स्तूपों को नष्ट कराने का काम पुष्यमित्र शुंग के ही द्वारा किया गया था। इसी के शासनकाल में भागवतिज्म या भागवत धर्म की शुरुआत हुई। और ध्यान रखेंगे, वासुदेव विष्णु की उपासना शुरू हुई। इसी के शासनकाल से वासुदेव विष्णु की भी उपासना शुरू हुई थी। अयोध्या अभिलेख से ही हमें यह जानकारी मिलती है। ही ऑर्गेनाइज्ड 2 अश्वमेधा यजनास। पुष्यमित्र शुंग के ही द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन करवाया गया था। और ध्यान रखेंगे, जो कि इसके राजपुरोहित पतंजलि के द्वारा किए गए थे। पुष्यमित्र शुंग के ही राजपुरोहित हुआ करते थे योग गुरु पतंजलि। इन्हीं के द्वारा वो दोनों अश्वमेघ यज्ञ किए गए जो करवाए थे पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में, जिसकी जानकारी हमें अयोध्या इंस्क्रिप्शन या अयोध्या अभिलेख से मिली है। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के ही द्वारा करवाया गया था। लेकिन यहां पर यह स्टेटमेंट कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, कुछ विवादास्पद लगती है। कि एक तरफ तो कहा गया है कि इसने अशोक के द्वारा निर्मित लगभग 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया, और दूसरी तरफ कुछ कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इसने बरहुत स्तूप का निर्माण भी करवाया था। और अगर हम बरहुत स्तूप की बात करें तो बरहुत स्तूप कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के सतना के समीप है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है सतना, वहीं पर है बरहुत स्तूप। और ध्यान रखेंगे, इसकी खोज, बरहुत स्तूप की खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। वही अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी या भारतीय पुरातत्व का जनक मानते हैं। और एक पॉइंट पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड और याद रखेंगे,
पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में हुआ था फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडो ग्रीक्स। मौर्योत्तर काल में प्रथम हिंद यूनानी आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में हुआ। इसके बाद ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी इसका पुत्र अग्निमित्र शुंग हुआ। तो अगला लिखेंगे अग्निमित्र शुंग। और जानकारी अग्निमित्र शुंग के बारे में जानकारी का एक सोर्स हमारे पास एक नाटक है, एक ड्रामा है जिसको महाकवि कालिदास के द्वारा गुप्त काल में लिखा गया था, जो कहलाता है मालविकाग्निमित्रम। एक नाटक जिसको गुप्त काल में महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया। और ध्यान रखेंगे मालविका अग्निमित्रम का नायक या हीरो ही कौन है? अग्निमित्र शुंग, जिसमें अग्निमित्र शुंग और इसकी प्रेमिका मालविका की कहानी है। अग्निमित्र के बाद अगला शासक हुआ वसुमित्र शुंग। वसुमित्र के बाद केवल नाम याद रखना है, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। वसुमित्र के बाद अगला शासक हुआ वज्रमित्र। वज्रमित्र शुंग या वज्रमित्र। और ध्यान रखेंगे इसके बाद अगला शासक हुआ भागभद्र, या जिसे भागवत भी कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे भागभद्र के ही शासनकाल में, भागभद्र के ही रूलिंग पीरियड में एक इंडो ग्रीक रूलर हुआ करता था, जिसका नाम था एंटियालकीट्स। इसी का एक राजदूत, इसी का एक एम्बेसडर, जिसका नाम था हेलियोडोरस। लिखेंगे विजिटेड विदिशा। भागभद्र के शासनकाल में
इंडो ग्रीक शासक एंटियालकीट्स का ही एक राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया या उसने विदिशा की यात्रा की? लिखेंगे ही एडॉप्टेड भागवतिज्म। इसके द्वारा भागवत धर्म अपनाया गया। ये एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर था, इंडो ग्रीक राजदूत था। और इसने विदिशा में आकर, ध्यान रखेंगे, भागवत धर्म अपनाया था। और ध्यान रखेंगे, और विदिशा में ही गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। विदिशा में ही इसने एक गरुड़ ध्वज स्थापित किया था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वॉज देवभूति। लिख लीजिएगा, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। और इसी देवभूति का ही एक मिनिस्टर, एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था वासुदेव। उसी वासुदेव के द्वारा देवभूति की हत्या करके एक और वंश की स्थापना की गई, विच इज नोन एज कन्वा डायनेस्टी, जिसे हम कण्व वंश के नाम से जानते हैं। सर, इस टाइम लोगों की कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या थी? तो ध्यान रखेंगे, शुंगा पीरियड में ही, शुंग वंश में ही संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ था भाई। संस्कृत लैंग्वेज या संस्कृत भाषा की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट शुंग पीरियड में ही या शुंग काल में ही मानी जाती है। नेक्स्ट इस कण्वा डायनेस्टी, नेक्स्ट इज कण्व वंश। हेडिंग डाल लीजिए, कण्वा डायनेस्टी या कण्व वंश। इस वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना वासुदेव नामक शासक के द्वारा की गई, जो कि मंत्री हुआ करता था देवभूति का, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था। और ध्यान रखेंगे, वासुदेव के बाद अगला शासक हुआ भूमिपुत्र कण्वा। इसके बाद शासक हुआ नारायण कण्वा या नारायण कण्व। और उसके बाद अंतिम शासक, लास्ट रूलर हुआ सुशर्मन या सुशर्मा।
और दोस्तों ध्यान रखेंगे, बीसी और बीपी में डिफरेंस क्या है। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले, और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसा मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ था। तो कहने का मतलब है आज से 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले की बात है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और आज से पहले की बात है बीपी। तो कहने का मतलब अगर आप किसी भी तिथि को बीपी में लिखेंगे तो उसमें आपको 2000 साल एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। अब कण्व वंश का ही अंतिम शासक सुशर्मा या सुशर्मन हुआ, जो कि बेहद अयोग्य और डरपोक शासक था। इसी की अयोग्यता का फायदा उठाया महाराष्ट्र में शासन कर रहे कुछ शासकों के द्वारा, जिन्हें सातवाहन रूलर्स या जिन्हें सातवाहन शासक कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, सातवाहनों के ही एक राजा जिसका नाम था सिमुख, उसी के द्वारा सुशर्मा की हत्या करके एक और वंश की स्थापना की गई, विच इज नोन एज आंध्रा सातवाहना डायनेस्टी, जो कहलाता है आंध्र सातवाहन वंश। आंध्रा सातवाहना डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश। दिस इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया। लिखेंगे इसे दक्षिण भारत का प्रथम साम्राज्य कहा जाता है। दिस इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का प्रथम साम्राज्य कहलाता है आंध्र सातवाहन वंश, एंड द फाउंडर ऑफ आंध्र सातवाहन डायनेस्टी वॉज अ रूलर नेम्ड शिमुख। लगभग 60 बीसी से लेके 37 बीसी तक आंध्र सातवाहन वंश में शासन किया शिमुक ने, जिसने सुशर्मा की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और ध्यान रखेंगे, अपनी कैपिटल महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान नामक स्थान को बनाया था। इनकी कैपिटल महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान नामक स्थान हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, शिमुख के बाद इस वंश में अगला शासक हुआ कृष्णा या कृष्ण, जो कि शिमुख का ही छोटा भाई हुआ करता था, जिसने लगभग 10 वर्ष यानी कि 37 बीसी से लेके 27 बीसी तक शासन किया, और जिसके बारे में जानकारी का हमारे पास केवल एक सोर्स है, विच इज नोन एज नासिक इंस्क्रिप्शन। इसके बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है।
नासिक अभिलेख से ही इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज शातकर्णी फर्स्ट। इस वंश का प्रथम महान शासक इस वंश का प्रथम महान शासक शातकर्णी प्रथम को माना जाता है, जिसने लगभग 27 ईसा पूर्व से लेकर 17 ईसा पूर्व तक शासन किया। और ध्यान रखेंगे, इसने अपनी राजधानी अमरावती को बनाया। इसके द्वारा राजधानी अमरावती बनाई गई। और आप जानते हैं, यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर था। लेकिन ध्यान रखेंगे, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज गौतमी पुत्र शातकर्णी। इस वंश का सबसे महान राजा गौतमी पुत्र शातकर्णी को माना जाता है, जिसका शासनकाल लगभग 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक रहा। 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक गौतमी पुत्र शातकर्णी के द्वारा इस वंश में शासन किया गया, एंड ही इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। लिखेंगे, ही डिफीटेड एंड किल्ड अ साका रूलर नहपान। इसने शक शासक नहपान को पराजित करके उसकी हत्या की थी। और ध्यान रखेंगे, 3 महत्वपूर्ण काम जो कि इसी के शासनकाल से शुरू हुए। भारत के इतिहास में लेड कॉइन्स यानी कि सीसे के सिक्के चलवाने वाले एकमात्र शासक थे सातवाहन। ठीक है, अगला लिखेंगे, डोनेटिंग लैंड्स टू ब्राह्मण्स। भारत के इतिहास में ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा भी सातवाहनों ने शुरू की थी। भारत के इतिहास में सबसे पहले सातवाहनों ने ही ब्राह्मणों को भूमियां दान करने की शुरुआत की थी। और तीसरा काम, अपने नाम से पहले माता का नाम लगाने की प्रथा, अपने नाम से पहले माता का नाम लगाने की प्रथा भी शुरू करने वाले थे सातवाहन रूलर्स या सातवाहन शासक। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हुआ।
इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र, इसका बेटा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हुआ। लगभग 130 ईस्वी से लेके 154 ईस्वी तक इसने शासन किया। और ध्यान रखेंगे, ही इज नोन एज फर्स्ट आंध्रा सम्राट। इसी को प्रथम आंध्र सम्राट कहते हैं, क्योंकि इसी ने आंध्र पर आक्रमण करके पूरे के पूरे आंध्र क्षेत्र पर अधिकार किया था। और इसी के बाद से इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश कहा जाने लगा था। इसका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। लिखेंगे ही वॉज डिफीटेड बाय रुद्रदामन 2 टाइम्स। इसे 2 बार रुद्रदामन प्रथम के द्वारा पराजित किया गया। हालांकि इसने रुद्रदामन की पुत्री से ही विवाह किया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों वंशों के संबंध अच्छे नहीं हो पाए। लास्ट रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वॉज, लिखेंगे पुलमावी थर्ड या पुलमावी तृतीय। इस वंश का अंतिम शासक पुलमावी थर्ड या पुलमावी तृतीय हुआ। तो शीशे के सिक्के, ब्राह्मणों को भूमि दान और नाम में माता का नाम लगाने की प्रथा सातवाहनों ने ही शुरू की थी। अंतिम शासक पुलमावी तृतीय हुआ। और ध्यान रखेंगे, इसी पुलमावी तृतीय के साथ राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष भी क्या हो जाता है, समाप्त। लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी कुछ विदेशी आक्रमण हुए। हेडिंग डाल लीजिए, फॉरेन इन्वेजन्स या विदेशी आक्रमण। और सबसे पहले लिखेंगे इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानी, जो कि अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया नामक स्थान से आए थे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले विदेशी इंडो ग्रीक्स या हिंद यूनानी माने जाते हैं। और ध्यान रखेंगे, भारत के इतिहास में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स या स्वर्ण सिक्के भी इंडो ग्रीक्स के ही द्वारा जारी किए गए थे। इनका मूल स्थान अफगानिस्तान का बैक्ट्रिया नामक स्थान था। और ध्यान रखेंगे, इनका सबसे पहला शासक हुआ डेमेट्रियस फर्स्ट या डेमेट्रियस प्रथम। इस वंश का सबसे महान शासक हुआ मिनांडर या मिलिंद। मिनांडर या मिलिंद। और ध्यान रखेंगे, मिनांडर ने ही भारत में आकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन इंडिया। और एक बौद्ध भिक्षुक जिनका नाम नागसेन था, उन्हीं से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। और ध्यान रखेंगे, इसी के नाम का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में मिलता है। किस नाम से? मिलिंद के नाम से। मिलिंद पन्हो नामक एक ग्रंथ में इसके नाम का उल्लेख मिनांडर नहीं बल्कि मिलिंद के रूप में मिलता है। ये रही मिलिंद पन्हो, ये है वो ग्रंथ मिलिंद पन्हो। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, नागसेन नामक बौद्ध भिक्षुक मिनांडर को बौद्ध शिक्षा दे रहे हैं, जो कि मिलिंद है। तो इस ग्रंथ में मिलिंद नाम का उल्लेख जो हुआ है वो मिनांडर के लिए हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, या तो है ना, या तो
मिनांडर से या मिलिंद पन्हों से संबंधित आपको मिलेगा, या फिर आपसे पूछेंगे भारत के इतिहास में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाने वाले शासक इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानी। इसके बाद भारत में आगमन हुआ सीथियंस का या शकों का। इसके बाद आए सीथियंस या शक। ध्यान रखेंगे, दे हैड 5 ब्रांचेस, इनकी 5 शाखाएं थी। एक शाखा इनकी अफगानिस्तान में हुआ करती थी, 2 शाखाएं उत्तर भारत में यानी कि तक्षशिला और मथुरा में हुआ करती थी, और 2 शाखाएं एक उज्जैन और एक नासिक में हुआ करती थी। ध्यान रखेंगे, शक वंश का सबसे महान शासक 2 हुए। नहपान, वही नहपान जिसको पराजित करके गौतमी पुत्र सातकर्णी ने मार डाला था, और एक रुद्रदामन फर्स्ट या रुद्रदामन प्रथम। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील की पहली बार मरम्मत रुद्रदामन के ही द्वारा करवाई गई थी, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, विच इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत इन इंडिया, जो कि संस्कृत भाषा का भारत में सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख है। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज रुद्रसेन थर्ड। इस वंश का अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय हुआ। और ध्यान रखेंगे, ही वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश का सबसे महान राजा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड, उसी के द्वारा रुद्रसेन तृतीय को पराजित करके उसकी हत्या की गई थी, और भारत से शक वंश का अंत भी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही द्वारा किया गया था। अगले होते हैं पर्थियंस। अगले होते हैं पर्थियंस या पल्लव। भारत में पल्लव वंश या पर्थियंस की स्थापना माउस नामक शासक के द्वारा की गई थी। पर्थियंस या पल्लवों का संस्थापक भारत में माउस था, लेकिन इसका एक्चुअल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक मिथ्रोडेट्स फर्स्ट या मिथ्रोडेट्स प्रथम को माना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस वंश का सबसे महान शासक हुआ गोंदोफर्नेस, जिसने लगभग 20 ईस्वी से लेके 41 ईस्वी तक शासन किया। इसी के शासनकाल में फर्स्ट सेंचुरी में भारत में आगमन हुआ सेंट थॉमस का, जो कि भारत में आने वाले सबसे पहले क्रिश्चियन माने जाते हैं। और ध्यान रखेंगे, इन्हीं के आगमन से भारत में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई, यानी कि यही भारत में लेकर आए ईसाई धर्म। सेंट थॉमस का आगमन इसी के शासनकाल में हुआ था। एट लास्ट
कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश। आखिरी लिखेंगे कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश। द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, इनका ओरिजिन वेस्टर्न चाइना था, ये पश्चिमी चीन से आए थे, और इसका फाउंडर हुआ कुजुल कटफिशस, जिसके द्वारा कॉपर कॉइन्स या तांबे के सिक्के चलवाए गए थे। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ विम कडफिशस। इसका उत्तराधिकारी विम कडफिशस हुआ, जिसे इस वंश का एक्चुअल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ही इश्यूड कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स। इसके द्वारा तांबे एवं स्वर्ण सिक्के चलवाए गए। और ध्यान रखेंगे, इसी के सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति मिलती है। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी वॉज कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे महान शासक या सबसे महान राजा कुषाण वंश का सबसे महान राजा हुआ कनिष्क, जिसने 78 से लेकर 105 तक शासन किया। और आप जानते हैं कनिष्क से कई इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, जैसे इसी के द्वारा 78 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ होकर चलवाया गया शक संवत, जो कि हमारा राष्ट्रीय संवत है। कनिष्क ने ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। कनिष्क के ही दरबार में राजवैद्य एक चिकित्सक हुआ करते थे, चरक, जिनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक चरक संहिता लिखी गई। कनिष्क के ही दरबार में 2 बुद्धिस्ट मोंक रहा करते थे, जिनके नाम थे वसुमित्र और अश्वघोष, जिन्होंने चौथी बौद्ध महासंगीति की अध्यक्षता भी की थी। और ध्यान रखेंगे, कनिष्क के शासनकाल से ही भारत में मूर्ति कला या स्टैचू आर्ट्स या स्कल्पचर आर्ट्स की शुरुआत हुई। 2 शैलियों में एक कहलाती थी गांधार शैली, जो कि ग्रीक थी, यूनानी थी, और एक मथुरा शैली, जो कि डोमेस्टिक या स्वदेशी हुआ करती थी। कुषाणों के ही दरबार में सामंत हुआ करते थे। धीरे धीरे कुषाणों की शक्ति कमजोर होने लगी और कुषाणों के ही जो सामंत थे धीरे धीरे वो बलशाली और शक्तिशाली होने लगे। कुषाणों की कमजोरी का फायदा उठाकर इन्हीं के सामंतों ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम गुप्ता एम्पायर या गुप्त साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब, जब अगली क्लास में दोस्तों हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड, गुप्त काल के बारे में, और साथ में जानेंगे दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। रेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया।